नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स चल रहा था। उसमें हमने हाइगेन का तरंग सिद्धांत देख लिया। उसके आधार पर हमने प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या कर दी थी। आज हम एक नई घटना प्रकाश का विवर्तन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम विवर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित करेंगे। उसके पश्चात ये कितने प्रकार का होता है, एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश के विवर्तन को यहां पर समझेंगे, जानेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको अपने दैनिक जीवन की एक परिघटना आपके सामने रख देता हूं कि जैसे हमारे कमरे के अंदर ये कोई बालकनी है या कोई छिद्र है और इस छिद्र से प्रकाश है वो दूसरी दीवार पर जा रहा है। इसको आप समझेंगे कि इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, इस तरीके से एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। अपना दिमाग ये कहता है कि जितना छिद्र है, जितनी छिद्र की चौड़ाई है, ये जो छिद्र है इसकी चौड़ाई जितनी है, जितनी चौड़ाई इस छिद्र की है उतना ही यहां पर चमकीला धब्बा बनना चाहिए। अपना दिमाग यही कहता है भाई छिद्र की चौड़ाई जितनी होगी उतना ही दूसरी वाली दीवार पर जिधर से प्रकाश आकर गिरता है उसकी वजह से एक चमकीला धब्बा बनना चाहिए। ये तो अपना दिमाग कहता है, लेकिन विद्यार्थियों होता इससे थोड़ा सा अलग है। क्या होता है वो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कि यहां से एक्चुअल में जो प्रकाश की किरणें हैं वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, यहां से भी प्रकाश की किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती, ये फैल जाती है और जो चमकीला धब्बा है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। चमकीला धब्बा क्या बनेगा, थोड़ा सा इस दीवार के ऊपर जो चमकीला धब्बा है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एक बार इस एग्जाम्पल को आप फिर से पुनः समझ लीजिए कि हमारा ये कमरा है, कमरे के अंदर ये कोई जाली है या कोई छिद्र समझ लीजिए, और इस छिद्र के कारण से दूसरी दीवार के ऊपर हमने चमकीला धब्बा देखा है। लेकिन जितनी साइज का ये छिद्र होता है उससे थोड़ा सा बड़ा यहां पर चमकीला धब्बा हमें दिखाई पड़ता है, ये हमने देखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसी को आज इस वीडियो में समझेंगे कि देखिए यहां पर छिद्र काफी छोटा है लेकिन इसकी तुलना में ये जो चमकीला धब्बा बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो इस छिद्र के किनारों से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये हमारे पास में कोई फर्श है, यहां पर हमारे पास में कोई पिन, आलपिन समझ लीजिए, ये आलपिन है इस तरीके से, ऐसे आलपिन लेकर चल रहे हैं जो कि बोर्ड के तल के लंबवत है, बोर्ड के तल के लंबवत है। अब ऊपर से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो अपना दिमाग ये कहता है कि जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसके कारण से इस आलपिन की जो छाया है वो इतनी भाग में बढ़नी चाहिए, इतने भाग के अंदर छाया बढ़नी चाहिए। ये हमारे पास में क्या है? आलपिन है और प्रकाश आ रहा है ऊपर से, ऐसे प्रकाश आ रहा है और इसके कारण से यहां पर छाया बनेगी। ठीक है, जितनी आलपिन की साइज है उतनी ही छाया बनती है। जब इस आलपिन को आप बिल्कुल नीचे रखते हैं, फर्श के नजदीक रखते हैं, तो जितनी आलपिन की मोटाई होती उतनी मोटाई की यहां पर छाया बनेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस आलपिन को ऊपर लेकर जाएंगे आलपिन की छाया की चौड़ाई कम हो जाएगी। छाया की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां छाया की चौड़ाई कम हो जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद में आलपिन की छाया दिखाई देना बंद हो जाएगी।
आप सूर्य के प्रकाश में किसी आलपिन को किसी फर्श के नजदीक ले जाइए तो वहां पर आपको छाया दिखाई पड़ेगी, और जैसे जैसे आप आलपिन को ऊपर ले जाएंगे छाया धीरे धीरे धुंधली होती हुई गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन आज के इस वीडियो में समझेंगे। एक्चुअल में क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो आलपिन है यहां से प्रकाश है वो छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है और छाया का निर्माण नहीं होता, प्रकाश यहां आ जाता है तो यहां पर चमकीला पार्ट ही बना रहेगा, कोई छाया निर्मित नहीं होगी। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, आलपिन है, इसके किनारों से जो प्रकाश है वो मुड़ गया, यहां पर छिद्र है, इसके किनारों से प्रकाश मुड़ गया है। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं अवरोधक, प्रकाश इस आलपिन के आर पार नहीं जा रहा और इससे प्रकाश इसके किनारों से मुड़ गया, और इसको हम बोलते हैं द्वारक। छिद्र को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। तो द्वारक के किनारों से प्रकाश मुड़ गया, तो यहां पर एक तो हम वर्ड यूज में लेंगे द्वारक या अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब ये किधर मुड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप ध्यान दें कि इतने से हिस्से में छाया बननी चाहिए थी, यहां से लेकर यहां तक क्या बननी चाहिए थी, छाया बननी चाहिए थी। तो छाया क्षेत्र की ओर प्रकाश मुड़ जाता, जिधर छाया होती है ना, जिधर छाया बननी चाहिए उस तरफ प्रकाश मुड़ गया। देखो ये अंदर मुड़ गया, ये वाला अंदर मुड़ गया, तो प्रकाश का अवरोधक के किनारों से या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना। तो यहां पर देखो इधर ऊपर ये प्रकाश की किरणें हैं, एक ये वाली किरण है, एक ये वाली किरण है, तो इससे इधर ऊपर और नीचे, इधर ऊपर और नीचे अवरोधक के किनारों से या द्वारक के किनारों से प्रकाश क्या हो जाता है, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है, छाया क्षेत्र की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस परिघटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश का छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट करूंगा, देखिए क्या है परिभाषा। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश किधर मुड़ रहा है, द्वारक के या अवरोधक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर, छाया क्षेत्र की ओर प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश के विवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण जो शर्त है वो क्या है, देखिए प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, के लिए आवश्यक शर्त प्रकाश है वो किनारों से या जो अवरोधक या द्वारक है उससे हर स्थिति में नहीं मुड़ेगा। वो एक स्पेशल कंडीशन है, वो आपको यहां समझनी होगी कि जब द्वारक या अवरोधक का आकार, छिद्र या जो अवरोधक है उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, मतलब प्रकाश की जितनी तरंगदैर्घ्य होती है उतनी ही
आकार का वो अवरोधक होना चाहिए, उतनी ही आकार का वो द्वारक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है शर्त? अवरोधक या द्वारक का आकार क्या है? कंडीशन देखिए, अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, की कोटि का होना चाहिए। इससे आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, या द्वारक या अवरोधक का जो आकार है उसको हम ऐसे लिख दें और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम लैम्बडा से लिख दें, तो ये लगभग एक समान कोटि का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई द्वारक है और द्वारक का आकार है, वो अलग अलग स्थितियों के अंदर क्या है, अलग अलग है। जैसे यहां पर द्वारक का आकार मैंने अलग अलग दिखाया है कि द्वारक का आकार जब काफी ज्यादा है तब प्रकाश है वो उसके किनारों से नहीं मुड़ेगा। प्रकाश है वो द्वारक या अवरोधक के किनारों से नहीं मुड़ेगा, बल्कि सीधा ही जाएगा, इस तरीके से गमन करेगा, ये नहीं मुड़ेगा। यहां पर क्या है एक्चुअल में, यहां पर ए है ना वो लैम्बडा से बड़ा है, ए क्या है, लैम्बडा से बड़ा है। इस वाली स्थिति के अंदर देखिए प्रकाश जा रहा है और प्रकाश यहां पर इस तरीके से आपतित हो रहा है, ऐसे ये यहां से क्या हो जाता है, मुड़ जाएगा। यहां से प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसी परिघटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इसी परिघटना को क्या कहा जाएगा, ए और लैम्बडा है वो एक समान कोटि का होता है। ए और लैम्बडा क्या होगा, दोनों लगभग समान रहेंगे। फिर यहां पर आप ध्यान दें, इस तरीके से इस स्थिति के अंदर प्रकाश का विवर्तन अब भी नहीं होगा। यदि ए बहुत छोटा हो लैम्बडा से, तो यहां पर भी प्रकाश है वो आर पार भी नहीं हो पाएगा और उस स्थिति के अंदर भी प्रकाश का विवर्तन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कब होगा और कब नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर प्रकाश के विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार। तो देखिए प्रकाश का जो विवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन। और दूसरा जो प्रकार है वो है फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, देखिए यहां पर आप ध्यान दें, ये जैसे हमारे पास में है द्वारक, ये हमारे पास में क्या है, द्वारक। इधर होगा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, और इधर होगा अपने पास में पर्दा, अपने पास में क्या होगा, पर्दा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी सीमित होनी चाहिए। दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित। दूरी सीमित है, सीमित है, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। डेफिनेशन देखिए,
कि अवरोधक या द्वारक की प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। दूसरा जो प्रकार है उसके अंदर ये जैसे अपने पास में द्वारक या अवरोधक है और प्रकाश स्रोत की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा या अनंत होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, अनंत दूरी पर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो पर्दा है वो भी काफी अधिक दूरी पर होना चाहिए। यदि ये जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है या मैं कह दूं कि अनंत ही है, तो उस स्थिति में जो विवर्तन होगा उसको हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहेंगे। क्या कहा जाएगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। इसमें जो तरंगागर आपतित होगा वो समतल तरंगागर और जो विवर्तित तरंगागर होगा वो भी समतल तरंगागर होगा। इसमें आपतित और विवर्तित दोनों ही तरंगागर या तो गोलीय तरंगागर होगा या बेलनाकार तरंगागर होगा। ओके, क्योंकि अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें जब चलकर आएगी तो वो समतल तरंगागर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर भी जाएगी तो वो समतल तरंगागर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। हमारे पास में एक छिद्र है और उस एकल रेखा छिद्र के जरिए प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपनी जो हेडिंग है वो ये है, एकल रेखा छिद्र, एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जैसे हमारे पास में कोई रेखा छिद्र है, ये हमारे पास में क्या है, कोई रेखा छिद्र, और इसके ऊपर इस तरीके से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है कि जो प्रकाश स्रोत है, चाहे तो आप उस प्रकाश स्रोत को यहां पर पहले कंसीडर कर लें। ये हमारे पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत, और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें हैं वो चारों तरफ निकल रही है। ठीक है, अब यहां पर हम रख देते हैं एक उत्तल लेंस। क्या रख देते हैं, उत्तल लेंस। एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, एक इस तरीके से गई, ऐसे गई, इस तरीके से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। ये वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस के केंद्र के ऊपर हमने क्या रख दिया है, ये हमारा उत्तल लेंस के फोकस पर, ये इसका फोकस है वो यहां पर है, और उत्तल लेंस के फोकस पर हमने प्रकाश स्रोत को रख दिया है, और उत्तल लेंस के फोकस पर हमने यदि प्रकाश स्रोत को रखा है तो वहां से प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएगी। अब ये बहुत बारीक सा छिद्र है, इसके ऊपर इस तरीके से तरंगागर आपतित होगा। ये हमारे पास में है तरंगागर W ये बन जाएगा समतल तरंगागर। कैसा तरंगागर हो जाएगा, समतल तरंगागर का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो समतल तरंगागर है वो इस छिद्र के पास में, यहां से यहां तक ये छिद्र है, और इस छिद्र के ऊपर जब आएगा तो ये जो समतल तरंगागर है इसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा, और नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा जिससे निकलने वाली तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एक गोलीय तरंगागर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और अब जैसे मैं मान लीजिए कि इसके इस बिंदु के ऊपर ये जो बिंदु हैं ये तरंगागर ऊपर उपस्थित बिंदु हैं, और यहां पर क्या होगा, इससे प्रकाश चारों तरफ चलेगा, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलेगा।
इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, चारों तरफ प्रकाश का उत्सर्जन होगा। ठीक है, चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जा रहा है, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब देखो इसकी द्वितीयक तरंगिका, जैसे मान लीजिए ये इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, ये दोनों आपस में मिलती है, दोनों का अध्यारोपण होता है। ठीक है, जब अध्यारोपण होता है तो यहां पर अपना पर्दा लगा हुआ है। जब ये आगे चलकर इस तरीके से मिलती है तो यहां पर एक फ्रिंज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, फ्रिंज का निर्माण होगा, फ्रिंज बनेगी। फ्रिंज का मतलब है कि या तो वो धब्बा बनेगा दीप्त या अदीप्त। मतलब दीप्त का मतलब है कि उजाला होगा, दीप्त का मतलब क्या है, उजाला होगा, चमकीला धब्बा बनेगा। इसको हम कहते हैं चमकीली फ्रिंज। इसको हम क्या कहते हैं, चमकीली फ्रिंज। और इसको हम कहते हैं काली फ्रिंज। चमकीली और काली फ्रिंजों का निर्माण होगा, चमकीली और काली फ्रिंजों का यहां पर निर्माण होगा। क्लियर। तो प्रकाश का जो विवर्तन है वो इस तरीके से होता है, फ्रिंजों का निर्माण है वो इस तरीके से होता है कि यहां से प्रकाश की किरणें चलेगी, उनका क्या होगा, उत्तल लेंस के द्वारा यदि हम अपवर्तन कराएं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समांतर किरणें क्या करती है, एक तरंगागर का निर्माण कर लेती है, समतल तरंगागर। समतल तरंगागर जब किसी छिद्र पर आपतित होता है तो फिर वहां पर प्रत्येक बिंदु है वो एक नए तरंगागर के रूप में काम करेगा, और उस वजह से वो जो नया प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाएं जब आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग बनेगी और पर्दे के ऊपर वहां पर चमकीला या काला धब्बा प्राप्त होगा, जिसको हम दीप्त या अदीप्त फ्रिंज, चमकीली या काली फ्रिंज कहेंगे। इसको हम उच्चिष्ट या निम्निष्ट भी कह देते हैं। चमकीली फ्रिंज को क्या कह देते हैं, उच्चिष्ट, और काली फ्रिंज को हम कह देते हैं निम्निष्ट। काली फ्रिंज को हम क्या कह देते हैं, निम्निष्ट कह देते हैं। चमकीली फ्रिंज को क्या कह देते हैं, उच्चिष्ट कह देते हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका मैथमेटिकली पोर्शन है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अगले पेज की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए एक महत्वपूर्ण जो लाइन है वो मैं यहां पर रख देता हूं कि द्वारक, या आप ले सकते हैं अवरोधक, द्वारक या अवरोधक पर तरंगागर की द्वितीयक, एक ही तरंगागर होता है यहां पर, एक ही तरंगागर होता है। दो, जैसे व्यतिकरण में तो क्या होते हैं, दो तरंगागर आपस में मिलते हैं। यहां पर क्या होता है, तरंगागर तो एक ही होता है, छिद्री एक ही है, तरंगागर एक ही है, लेकिन उस तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, और उनसे निकलने वाली तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और उनके अध्यारोपण से ही प्रकाश का विवर्तन होता है। तो द्वारक या अवरोधक पर तरंगागर, तरंगागर की द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण होता है। विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण होता है, विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण होता है, विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम कब तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी और कब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, इसकी थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ठीक वैसा ही डायग्राम है। ये हमारे पास में है पर्दा, इसके ऊपर हमें फ्रिंजों का निर्माण करवाना है, यहां पर हमें फ्रिंज प्राप्त होगी। ये हमारे पास में है द्वारक, ये है हमारे पास में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। ये है हमारे पास में प्रकाश स्रोत, ये हमारे पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें चलेगी उनको भी आप देख लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरणें एक तो इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे, और एक प्रकाश की किरण को मैं ऐसे दिखा दूं, एक प्रकाश किरण को ऐसे दिखा दूं। और हम ये जानते हैं कि ये जो प्रकाश स्रोत है वो इसके फोकस बिंदु पर रखा होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर है। इसके बाद में ये वाला जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसे चलेगी, इस तरीके से, ऐसे। तो ये बन चुका है एक समतल तरंगागर है। अब क्या होता है, ये जो समतल तरंगागर है वो यहां से ऐसे, अब क्या है, इनकी द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में अध्यारोपित होती है। इनकी द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होगी, अध्यारोपित होती है। जैसे मान लीजिए कि इसकी द्वितीयक तरंगिका यहां पर जाकर मिल रही है, इसकी द्वितीयक तरंगिका यहां पर जाकर मिल रही है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेवे, क्लियर कर लेवे। ये हमारे पास में है द्वारक या अवरोधक का आकार। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए, कि इसको मैं नाम दे देता हूं, इस वाले बिंदु को ए, और इस वाले बिंदु को नाम दे देता हूं मैं बी, और यहां से इसके ऊपर मैं लंब डालूंगा। थोड़ा सा दूसरे कलर से डाल देते हैं, अंतर पता चलना चाहिए कि ये किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। यहां से हमने इसके ऊपर लंब डाला है, और एक बार आप ध्यान दें कि ए से बी तक ये द्वारक है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये ए है, ये है द्वारक का आकार। ये किसका आकार है, द्वारक का आकार है। ए बी बराबर, ए बी बराबर ए, ए बी बराबर क्या है, ए है, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरणें चली, ये वाली इधर मुड़ गई, ये वाली इधर मुड़ गई। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ही समझना है कि यहां से तरंगागर है, उसकी द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश की किरणें निकल रही है। नहीं तो आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई ये वाले किनारे से प्रकाश की किरण इधर कैसे गई, इस वाले से इधर कैसे गई। मैंने अभी कहा था, जैसे इस डायग्राम में समझाया था कि भाई इस वाले किनारे से, जैसे मान लो ये है, इस वाले किनारे के ऊपर, इनको एक बार मैं इस तरीके से पुनः नए चित्र के आधार पर आपको समझाता हूं कि ये हमारे पास में इधर तो ये तो है, ऐसे तो है उद्वारक। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे यहां वाला बिंदु है, इसमें भी प्रकाश की किरणें चारों तरफ चलेगी क्योंकि द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है। इस किनारे पर भी प्रकाश की किरणें चारों तरफ निकलेगी। तो इसकी एक किरण और इसकी एक किरण ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इनके किनारों से ऐसे कैसे मुड़ गई, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जा रही है जो कि चारों तरफ ही जाती है। हमने कोई सी दो दिखाई है, उन दो के बीच में अध्यारोपण होता है तो जो फ्रिंज का निर्माण होता है केवल वो दिखाई है, ठीक है। अब देखें कि ए से और बी से चलने वाली तरंगे कहां पहुंच रही है, ये पहुंच रही है बिंदु पी पर। इसको मैं नाम देता हूं मैं ओ, इसको दे देते हैं ओ, इसे दे देते हैं ओ डैश। ए व बी से चलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर, पथों की लंबाई का अंतर, ये
थीटा मान लेते हैं, ये भी हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये वाला एंगल भी हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, ए व बी से चलकर, ए व बी से चलकर पी पर पहुंचने वाली, पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, मध्य पथांतर, पथों की लंबाई में अंतर, पथों की लंबाई में अंतर। तो देखिए ए से हम इसके ऊपर लंब डालेंगे बी पी पर, और जो ये जो डिस्टेंस आई है ना बी सी, ये हमारे पास में है पथांतर बी सी। पथांतर कितना होगा? पथांतर होगा बी सी, पथांतर कितना होगा? बी सी। अब ये जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है वो तो हमारे पास में स्मॉल है, ये एंगल है थीटा, बीसी का मान निकालना है, लंब निकालना है, जबकि यहां से ये कर्ण हमें ए बी का पता है। तो चित्र त्रिभुज कौन सा ले लें? ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, लंब तो कितना है? थीटा के सामने वाली भुजा है लंब जो कि बी सी, कर्ण कितना है? ए बी, कर्ण कितना है? ए बी। ठीक है, तो BC बराबर अपने पास में क्या आ गया है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो BC बराबर आ चुका है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आ चुका है। ओके, क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें, BC बराबर ए साइन थीटा, ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये पथांतर का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज हमें कब कब प्राप्त होगी। देखिए, ध्यान देंगे, पथांतर को हम एन लेमड़ा की टर्म्स में लिखते हैं। पथांतर को किसके रूप में लिखते हैं? एन लेमड़ा। ठीक है, देखिए, जब पथांतर लेमड़ा की टर्म्स में होता है, पथांतर लेमड़ा टू लेमड़ा 3 लेमड़ा, इस तरीके से हो, मतलब एन लेमड़ा हो, जहां एन बराबर क्या होता है? 1 2 3, इस तरीके से हो। तो उस स्थिति के अंदर जो लेमड़ा है उसको लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 पथांतर में तोड़ देंगे, और वहां से जो प्रकाश की किरणें, मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुने, कि ए और बी के बीच में से जो तरंगे जा रही है, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का यदि पथांतर है लेमड़ा, तो इसमें और इसमें पथांतर हो गया लेमड़ा बाई 2 का, और इसके बीच में हो गया लेमड़ा बाई 2। तो इनके इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 का पथांतर है। तो विपरीत कला में मिलेंगे। ये कौन सी कला में मिलेंगे? विपरीत कला में। और विपरीत कला में मिलने पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। इसको आप समझ लेवे कि ये वाली किरण और ये वाली किरण के बीच में पथांतर है लेमड़ा बाई 2 का, और जब लेमड़ा बाई 2 का पथांतर होता है तो तरंगे विपरीत कला में मिलती है, और विपरीत कला में मिलती है तो वहां पर काला धब्बा दिखाई देता है, अदीप्त फ्रिंज बनती है, निम्निष्ट का निर्माण होता है। तो देखो, काली फ्रिंज कह दीजिए, अदीप्त फ्रिंज कह दीजिए, निम्निष्ट कह दीजिए, एक ही चीज है। और जब तरंगे विपरीत कला में मिलती है तो वहां काला ही धब्बा बनता है, काली फ्रिंज ही बनती है। और देखो, यहां से इसके बीच में ऐसे हो गया, इसके जस्ट आगे वाली इसको निरस्त कर देगी, जस्ट आगे वाली इसको निरस्त कर देगी, जस्ट ऐसे ऐसे करते करते यहां पर इनकी वजह से यहां पर बिंदु पी पर काला धब्बा प्राप्त होगा, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो देखो, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, जब पथांतर लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा, तो ये लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 समभागों में टूट जाता है।
वाले सम भागों में टूट जाता है, जो कि विपरीत कला में मिलते हैं। विपरीत कला में, जो कि कैसे मिलेंगे? विपरीत कला में मिलते हैं। विपरीत कला में मिलते हैं, जिससे जिससे बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज, विपरीत कला में मिलेंगे तो कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। ओके, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए देखिए कंडीशन क्या आ गई। अदीप्त फ्रिंज के लिए फतांतर, फ्रिंज के लिए फतांतर, अदीप्त फ्रिंज के लिए फतांतर यह आ जाएगा हमारे पास में n लेमड़ा। और हमने यहां पर जो समीकरण एक हमने दी है वो है a साइन थीटा। तो a साइन थीटा बराबर आ चुका है हमारे पास में n लेमड़ा। यह आ चुका है अदीप्त फ्रिंजों के लिए, इसके लिए आ चुका है एक रिलेशन, अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, जब फतांतर देखो व्यतिकरण के अंदर तो क्या था, जब फतांतर n लेमड़ा होता है तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। जबकि यहां पर इसका उल्टा हो रहा है, जब फतांतर n लेमड़ा है, मतलब लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा इस तरीके से है, तब यहां पर काली फ्रिंज बनती है और a साइन थीटा बराबर n लेमड़ा हमें यहां पर प्राप्त हो जाता है। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। ए थीटा बराबर एन लेमड़ा और थीटा बराबर आ जाएगा एन लेमड़ा अपॉन में ए। इससे हम लेमड़ा अपॉन में ए, 2 लेमड़ा अपॉन में ए, 3 लेमड़ा अपॉन में ए इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। इतने कोण के ऊपर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, पहली अदीप्त फ्रिंज, दूसरी, तीसरी, इस वाले कोण के ऊपर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, जो कि मिडिल से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये तो थी अदीप्त फ्रिंजों के लिए। ये तो किसके लिए थी? अदीप्त फ्रिंजों के लिए। ठीक ऐसे ही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दीप्त फ्रिंजों के लिए। जब फतांतर कितना हो? जब फतांतर लेमड़ा बाई 2 हो, 3 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2 इसी तरीके से हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2। तो ये लेमड़ा बाई 2 के विषम भागों में टूट जाता है, विषम भागों में टूट जाता है। विषम भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाता है। तो देखो यहां से जैसे मान लो कि भाई ये 3 लेमड़ा बाई 2 है, तो ये 3 भागों में टूट जाएगा, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2। ये दोनों विपरीत कला में मिलेंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये लेमड़ा बाई 2 वाला प्रकाश किरण पहुंचेगी, दीप्त फ्रिंज बनाएगी। यहां लेमड़ा बाई 2 है, यहां क्या है, जैसे ये 5 भागों में टूट जाएगा, 5 लेमड़ा बाई 2 है, ये लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 ऐसे 5 भागों में टूटेगा और 4 भाग ऐसे कैंसिल कर देंगे। ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये बच जाएगा और इसकी वजह से हमें पर्दे के ऊपर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो देखो विषम भागों में टूट जाता है, जिससे पर्दे पर दीप्त
फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, या हम कह सकते हैं इसको उच्चिष्ट, इसको हम क्या कहते हैं, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। और देखिए इसका मतलब यह हो गया है कि दीप्त फ्रिंजों के लिए हमारे पास में पथांतर क्या आ गया है, फ्रिंजों के लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर ये हमें मिल चुका है 2n+1 लैम्बडा बाई 2, 2n+1 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस टॉपिक में जो पथांतर शुरू में ही हमने निकाला है वो a sin थीटा निकाला है। तो a sin थीटा बराबर अपने पास में क्या आ गया है, 2n+1 लैम्बडा बाई 2, 2n+1 लैम्बडा बाई 2। और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो a थीटा बराबर आ चुका है 2n+1 लैम्बडा बाई 2, 2n+1 लैम्बडा बाई 2 आ चुका है। ये आ गई है कोणीय चौड़ाई, थीटा बराबर लैम्बडा बट्टे में 2a, यह आ जाएगी 3 लैम्बडा बट्टे में 2a, यह आ जाएगी 5 लैम्बडा बट्टे में 2a। इसी तरीके से ये चलती रहेगी, इसको हम कहते हैं कोणीय चौड़ाई। इस वाले कोण के ऊपर हमें दीप्त चमकीली उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं, अब जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो किस तरीके की प्राप्त होगी, वापस उसी पेज के ऊपर ले चलता हूं जहां हमने डायग्राम बनाया है, इसी पेज के ऊपर। तो चमकीली फ्रिंज कब प्राप्त होगी, जब पथांतर 2n+1 लैम्बडा बाई 2 हो। ये विनाशी व्यतिकरण में होता है, व्यतिकरण के अंदर तो काली फ्रिंज और इसमें चमकीली फ्रिंज सेम पथांतर पर बनती है, जस्ट उल्टा होता है, क्लियर कर लीजिए, विपरीत होता है। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि हमने ये देखा था व्यतिकरण के अंदर कि जो काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती उनकी चौड़ाई बिल्कुल सेम होती है, उनकी चौड़ाई क्या होती है, बिल्कुल सेम। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। तो फिर यहां पर क्या होता है, पर्दे के ऊपर जो फ्रिंज प्राप्त होगी उनका आकार पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उनका ग्राफ बताऊंगा। देखिए जो सेंटर पर जो फ्रिंज बनती है, बीचों बीच जो फ्रिंज का निर्माण होता है वो चमकीली फ्रिंज बनती है, उसको हम कहते हैं केंद्रीय चमकीली फ्रिंज, उसको हम प्रधान उच्चिष्ट भी बोल देते हैं, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज या प्रधान उच्चिष्ट। फिर उसके दोनों ओर जो फ्रिंज बनेगी वो काली फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी, काली। फिर वापस देखो ये चमकीली, ये कैसी है, ब्राइट, ये डार्क, ये भी डार्क, ये ब्राइट, ये भी ब्राइट। फिर वापस क्या आएगी, काली, वापस आ जाएगी काली। देखो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर उससे समझ लेंगे। देखो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये चमकीली फ्रिंज है, दोनों तरफ डार्क फ्रिंज है, फिर चमकीली फ्रिंज है, फिर डार्क आ जाती है, फिर वापस क्या आ जाती है, डार्क, चमकीली, डार्क, चमकीली, डार्क, ऐसे आ रही है। फिर यहां पर ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें कि सबसे बीच में चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जा रही है, नीचे भी घटती जा रही है और ऊपर भी घटती जा रही है, ऐसे हमें प्राप्त होगी। और काली फ्रिंज की चौड़ाई, जो मेन जो केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज है उसके दोनों ओर सबसे कम चौड़ाई होती है। फिर काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी। हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, वो ग्राफ भी यहां पर आप
देख ले में, समझ ले में। यहां पर आप ध्यान देवें। ऐसे फिर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, फिर काली, फिर चमकीली। इस तरीके से इनकी जो तीव्रताएं हैं वो भी घटती चली जाएगी। ये आप ध्यान दें। इसको हम कहते हैं केंद्रीय। ये है हमारे पास में केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, प्रधान उच्चिष्ट, ये कहलाते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। इनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक उच्चिष्ट। इनको द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है। ये भी द्वितीयक उच्चिष्ट ही है। इनको हम कहते हैं निम्निष्ट। इनको हम क्या कहेंगे? निम्निष्ट। ये निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट। निम्निष्ट का मतलब है काली फ्रिंज, और ये भी निम्निष्ट ही है। ओके, ये निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट है, और ये भी निम्निष्ट है। ओके, तो इस तरीके का तीव्रता के साथ में ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रकाश के विवर्तन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जितना हमारे कक्षा 12 के सिलेबस में था उतना सब कुछ हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर फिर लौटेंगे, जिसमें हम प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण दोनों में डिफरेंस वहां पर देखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।